हेलो दोस्तों, जैसा कि विदित है आपने पूर्व में दो वीडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ रहे थे और उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हम तीसरे वीडियो में भी इसके और कुछ एस्पेक्ट को हम लेंगे और जिसमें देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है और उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अत्यधिक जो ऊर्जा एक्सेस जो ऊर्जा है को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ये विकिरण क्या होती है, डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास ऊर्जा दे रहे हैं हम यहाँ पे, और ये इस प्रकार से ऊर्जा लेने के बाद क्या है, इस प्रकार से ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ जो एक्सेस ऊर्जा जो होगी पदार्थ के अणु या परमाणु के द्वारा, वो क्या है, आउट जो आ रही है उसको डिटेक्टर के माध्यम से हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये रिकॉर्ड जो करते हैं वो क्या कहलाती है, इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है हमारा एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा में भी क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हम यहाँ दे रहे हैं, जिसको EMR की हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ किसी पदार्थ के ऊपर डाल रहे हैं, पदार्थ में अणु या परमाणु कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ये कुछ जो है केवल कुछ ही विकिरण क्या होगी, डिटेक्टर में आती हैं, डिटेक्टर से फिर रिकॉर्ड होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। कैसे, अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जब गुजारा जाता है तो उसमें से कई विकिरण पदार्थ अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, यानी एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं यहाँ पे, और केवल कुछ ही विकिरण क्या होती हैं, पदार्थ में से वापस निकलती हैं, पदार्थ में से बाहर निकलती हैं, तो जिन्हें हम डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड में भेज देते हैं। और अतः इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है, इस प्रकार से अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और क्या था कि डेल्टा E यानी E2 - E1 क्या था, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो क्या होता है, दो एनर्जी के बीच का जो अंतर आता है डेल्टा E, ये होता है hν यानी hc/λ का मान जो अपने पहले निकाला था। अब देखिए इसके अंदर जो मुख्य चीज़ हम ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन, या हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रा, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में मैंने जैसे आपको बताया था, हमारे पास ये चीज़ आई थी E = hν की, और न्यू का हमारे पास था c/λ। तो इसका जब मान हम इस वहाँ से निकालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, E का जब मान बढ़ रहा है तो न्यू का मान भी बढ़ रहा है और लेमडा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझनी पड़ेगी। देखिए एनर्जी इंक्रीज हो रही है कहाँ पे, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जब हम गामा रेज से रेडियो रेज तक चलते हैं तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, किससे, गामा से रेडियो। फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन वेव नंबर क्या है, डिक्रीज, यानी तीनों चीज़ें डिक्रीज होंगी पर वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। वेवलेंथ जो है वो इस रूप में रहेगी, यानी ये हमारे पास डिक्रीज के रूप में आ रहा है, ये इंक्रीज के रूप में आ रहा है वेवलेंथ का, क्योंकि दोनों का उल्टा संबंध है। तो यहाँ हम देखें टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो कॉस्मिक एंड गामा रेज, उसके बाद थी एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन की हम UV वगैरह की बात करते हैं जिसमें एब्जॉर्बेंस की बात करेंगे, और उसके बाद आता है इंफ्रारेड रीजन, उसके बाद माइक्रोवेव, और लास्ट में आता है रेडियो वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो आ जाती हैं रेडिएशन की, जो रेडियो वेव्स के नाम से जाती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसके अंदर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ ये तीनों डिक्रीज अवस्था में जा रही हैं, और हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज अवस्था में आ रही है। तीनों का रिलेशन इस प्रकार से होता है। E बराबर हमने कहा hν, न्यू बराबर होता है c/λ। इस मतलब E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/λ, यानी E जैसे जैसे बढ़ेगा लेमडा कम होगा, या लेमडा जैसे जैसे वेवलेंथ का मान बढ़ता जाएगा E का मान कम होता जाएगा। न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इसका मतलब ये न्यू का मान जो बढ़ेगा तो E का मान ही बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी तो न्यू भी बढ़ेगा। तो ये मान जो है वो परपेंडिकुलर इसमें चलते रहते हैं। देखिए UV में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट में जब पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश के विजिबल रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होता है 200 से 800 nm तक का, नैनोमीटर तक की रेंज में आता है। तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में लैम्डा मैक्स को दर्शाया गया। इस क्षेत्र से क्या है, प्रकाश के अवशोषण द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अतः अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, लोअर एनर्जी से एनर्जी प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और इसकी रेंज जो होती है वो 200 से 800 नैनोमीटर तक की होती है। नेक्स्ट आता है IR स्पेक्ट्रम।
IR स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब अणुओं द्वारा प्रकाश के अवरक्त क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है, यानी IR रीजन से जब विकिरणों का अवशोषण हो रहा है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होगा 2.5 से 15 म्यू मीटर तक का होगा। 1 म्यू मीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर। यानी इस रेंज के मध्य अगर कोई अवशोषण हो रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, वो IR में आ रहा है। इस रेंज के मध्य अगर कोई अवशोषण हो रहा है तो क्या UV क्षेत्र में आ रहा है। इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में लैम्डा मैक्स जो दर्शाया जाता है, इसको कहते हैं वाइब्रेशनल या विकिरण के प्रकार जो कंपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको जानते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको जानते हैं। NMR में क्या होता है, जब अणुओं द्वारा कम ऊर्जा वाले क्षेत्र, कौन सा, रेडियो वेव्स वाला जो हम ले रहे थे, लो ऊर्जा वाला क्षेत्र था, ये हाई ऊर्जा वाला था गामा रेज वाला, ये लो ऊर्जा वाला। तो कम ऊर्जा वाला क्षेत्र के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला विकिरणों का अवशोषण जब होता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करके और एक पीक प्रदर्शित करते हैं। NMR में क्या होता है, ये एक पीक आती है, तो ये जो पीक जो होती है इसको शीर्ष बोलते हैं, ये पीक प्रदर्शित करते हैं, पीक शो करते हैं NMR में। इसके बाद आता है कुछ एनर्जी का लेवल जिसकी हम बात करते हैं। इसके साथ एक चीज़ हम यहाँ पे एनर्जी लेवल से पहले एक बार इसको भी देख लें थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसी है, ये हमने दिखाया ऐसे रहा इस रूप में भी। गामा एक्सरेज विजिबल रीजन मैंने कहा था कि 400 से 800 की जब आप बात कर रहे थे, विबग्योर के नाम से जिसको हम जानते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो एक 7 रंगों की जहाँ बात करें, ये विजिबल रीजन जिसके अंदर हम एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा गामा रेज में है और इस प्रकार से एनर्जी का मान जो हो कम होता जाता है। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम शो कर सकते हैं वेवलेंथ के द्वारा कि वेवलेंथ का मान जो हो एनर्जी के साथ किस प्रकार से बढ़ रहा है, घट रहा है और कौन से क्षेत्र में कौन सी रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस हो रहा है, जिसके द्वारा कि इनको हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सरे रीजन पहला किसका बताया, यानी गामा रीजन हम हाईएस्ट वाला ले रहे हैं। तो दिस लाइन बिटवीन द 0.2 to 1 एंगस्ट्रोम, ये जो क्षेत्र हमने आवंटित किया है, द गामा रेज आर शॉर्टेस्ट वेव इमिटेड बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई इन्वॉल्विंग एनर्जी चेंज ऑफ, किसमें है, जूल्स पर ग्राम एटम के अंदर एनर्जी का जो परिवर्तन जो आ रहा है वो। तो सबसे हायर एनर्जी की होगी और सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ की होगी। एक्सरे रेज क्या होगा, इससे थोड़ा सा और कम, दिस लाइन बिटवीन 1 to लेकर 10 एंगस्ट्रोम तक का मान होता है। एक्सरे वाज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोज ऑफ द न्यूक्लियस के बाद की ऑफ द रिलेटिवली हैवी एटम इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंज ऑफ द ऑर्डर टू द 10,000 किलोग्राम के करीब, यानी गामा से थोड़ा सा कम एनर्जी की हो जाएंगी। तीसरा आता है इसके अंदर अपने विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन, जिसकी हम बात करें यूवी की, इस क्षेत्र को हम ज़्यादातर पढ़ेंगे क्योंकि इसी के अंदर एब्जॉर्बेंस के संबंध में हम विकिरण की बात करते हैं। तो देर आर फर्दर मेड ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कौन से हैं, वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन, कहाँ से 1 से लेकर के 180 तक का nm तक का क्षेत्र होता है। अल्ट्रा वायलेट में 180 से लेकर के 400 तक का, और विजिबल में 400 से 750 nm तक का रीजन होता है। तो ये टोटल रीजन जो कहलाता है विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन कहलाता है। कलर की जहाँ हमने बात की थी कि विबग्योर, वॉयलेट, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये एक इस प्रकार से हमने दिखाया इसकी लैम्डा के मान में। तो वॉयलेट में हमने क्या लिया था, 400 से लेके 435 तक का नैनोमीटर तक का, ब्लू में 435 से 480 तक का नैनोमीटर का, ग्रीन ब्लू में था 480 से 490, ब्लू ग्रीन में 490 से 500 तक का, ग्रीन में 500 से 560 नैनोमीटर, येलो ग्रीन में 560 से लेकर के 580, येलो में 580 से लेकर 595 तक का, ऑरेंज में 59 से लेकर के 610 तक का, और रेड में जो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होने वाली है वो 610 से लेकर 750 तक का। तो ये नैनोमीटर में वेवलेंथ का जो विवरण दिया गया है कि कौन से कलर में कौन सी वेवलेंथ का एब्जॉर्बेंस हो रहा है, उसके पर निर्धारित करता है विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन।
उसके बाद आता है इंफ्रारेड रीजन, यानी दिस रीजन हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब रीजन्स। इंफ्रारेड में भी क्या होता है, नज़दीक, दूर और मध्यम का। तो हम कहते हैं इंफ्रारेड रीजन नियर 0.7 से 2.5 म्यू तक का, इंफ्रारेड 2.5 से 15 म्यू तक का, और फॉर इंफ्रारेड जो फार दूर का है वो है 15 से लेकर के 200 म्यू तक का। तो ऑल थ्री सब रीजन्स ऑफ इंफ्रारेड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम आर एसोसिएटेड विद द चेंज इन द वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स। किससे हो रहा है कि मोलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं, एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम इज ए सिंपल मैटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन की सहायता से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसके बाद आता है इसके अंदर अपने पास माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन है 0.5 nm से लेकर के 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ तक का होता है। दिस रीजन में क्या होता है, कंपाउंड टू चेंज इन टू रोटेशन। यहाँ माइक्रोवेव में रोटेशन कहा जाती है, वहाँ बात कर रहे थे वाइब्रेशन की, यहाँ रोटेशन और मॉलिक्यूल में। तो सेपरेशंस बिटवीन द रोटेशनल लेवल ऑफ मॉलिक्यूल आर द ऑर्डर ऑफ 100 ऑफ जूल पर माइक्रोन, या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन, यानी 10 मीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक का वेवलेंथ तक का होता है। द रीजन चेंज इनवर्स एज द रीजन अराइज ड्यू टू द रिवर्स ऑफ द स्पिन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑर्डर 0.01 m से लेकर 10 जूल पर मोल तक का, जो कि NMR के अंदर होता है, जिसकी ने कहा था सबसे कम एनर्जी का रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन होता है, और NMR की स्टडी हम इसी के अंदर ही करेंगे। अब देखिए आगे आता है एनर्जी का, अगर हम इसका लें डिस्क्रिप्शन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल एनर्जीज, ये 3 प्रकार की एनर्जी हम यहाँ विशेष रूप से लेंगे। इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी एनर्जी ऑफ ट्रांजिस्लेशनल मोलिक्यूल विच इज़ नोट ऑफ कंसर्न इन मोलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ए मोलिक्यूल में पजेज इंटरनल एनर्जी, कौन सी एनर्जी बात करें यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी की विशेष रूप से, विच कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में। कौन सी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। 3 प्रकार की एनर्जी जो आंतरिक ऊर्जा जो होती है इसकी, किसी भी मोलिक्यूल या एटम की, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ तीनों का अगर हम देखें तो इससे आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ये देखिए ट्रांसलेशनल एनर्जी जिसकी हम बात करें, जहाँ पे देखिए ये हमारे पास एटम्स हैं, तो ये डायरेक्शन दिखाया है इनका, इस डायरेक्शन के अंतर्गत इनका जो रोटेशन जो हो रहा है वो देखिए क्या है, रोटेशनल। रोटेशनल में देखिए इसका रोटेशन ये दिखाया हमने, इसका इस ओर दिखा रहे हैं, उसके बाद ये इनकी स्थिति जाहिर करते हैं। दूसरे में देखिए इसका रोटेशन इस ओर हो सकता है, तीसरे में इसका रोटेशन ये दिखाया है। तो ये एक रोटेशनल जो हो रहा है। वाइब्रेशनल क्या है, अपनी ही जगह के ऊपर जब वाइब्रेट हो रहे हैं वो, इस तरह ये वाइब्रेशन के निशान है इसके, ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं। रोटेशन में वो घूम रहे हैं अपनी धुरी के ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर कैसे वो घूम रहे हैं, ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। देखिए टोटल एनर्जी की जहाँ हम बात करें इंटरनल की, ई इंटरनल एनर्जी टोटल कौन सी है, ई वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ग्रेटर देन वाइब्रेशन ग्रेटर देन रोटेशनल। तो द लॉ ऑफ क्वांटिटी एनर्जी के आधार पर इनकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। क्वांटम थ्योरी द 3 कंपोनेंट ऑफ द मोलिकुलर एनर्जी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज वैल्यूज के आधार पे इनको निर्धारित करते हैं कि क्या इसका मान क्या क्या है। तो पहला लेते हैं हम ट्रांसलेशनल एनर्जी। दिस एनर्जी इज एसोसिएट विद द यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी है ऑफ ए मॉलिक्यूल हैज़ ए वोल। दिस मॉलिक्यूल इज जनरली डिस्क्राइब्ड विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। किसके निर्धारण करते हैं, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ऑफ द मॉलिक्यूल। द क्लासिकल एनर्जी ड्यू टू ट्रांजिस्लेशनल एंड मोशन ऑफ द गिवन ET, ये है ट्रांसलेशनल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m क्या है यहाँ पे, मास है, v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, और टू द सेंटर ऑफ मास, किसका, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास के आधार पे इसको हम याद करते हैं। तो देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी यहाँ पे, 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे दिखाया था आपको एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो तीनों पे यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारे पास सिंबल है तो कैसे घूम सकता है। तो ये डायरेक्शन हम तीनों के एक्स एक्सिस के
फ्री हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें, द मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव, कैसे, जब घूमने के लिए वो स्वतंत्र है, इन द 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड एक्सिस में भी जा सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, 3 देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी, तीनों ही हो जाएंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बट ईटी मीन्स क्या बताया था आपको, ट्रांसलेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, ये तो हमारे पास सॉलिड में या लिक्विड का, अगर गैसेस में स्थिति हो तो क्या होगा, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इक्विलिब्राइजेशन ऑफ एनर्जी अलोंग एनी एक्सिस इज हाफ kT और हाफ RT per molecule along 3 mutual perpendicular axis will be 3:1/2 kT या 3:1/RT, इन तीनों में कोई मान ले सकते हैं, kT भी रख सकते हैं, RT का मान भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन के आधार पे, तो ET = h²/8m, ये क्या है, nx/a, एक्स एक्सिस की ओर होल स्क्वायर प्लस ny एक्सिस की ओर होल स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस की ओर c मॉलिक्यूल का होल स्क्वायर, ये तीनों A B C तीनों डायरेक्शन के लिए हमने इसको लिया है। तो वेयर द वैल्यू ऑफ n आर restricted to the integer values, number of the ET values level is the exceedingly large and the difference between them in negligible. It means क्या हुआ, that the continuous range of the ET जो रेंज है as available, तो the concept of ET is not of much use in molecular spectroscopy, क्योंकि इसकी रेंज बहुत अनंत तक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पाई जाने प्रायिकता क्या अनंत तक है। तो क्वांटाइजेशन जब इसको करते हैं तो हम करें नेग्लिजिबल सी स्थिति हो जाती है, छोड़ने वाली सी स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसकी रेंज अच्छी, इसीलिए मैंने कहा द कंसेप्ट ऑफ ET का, यानी इस एनर्जी का जो कंसेप्ट है इज नॉट ऑफ मच यूज, ज़्यादा यूज नहीं आ रहा है मोलिकुलरली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। दूसरा है रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल यानी अपनी जगह वो रोटेट कर रहा है, वहाँ पे हम डायरेक्शन की बात, यहाँ वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द ओवरऑल रोटेशन, कंप्लीटली वो घूम रहा है ऑफ द मॉलिक्यूल विद एटम एंड कांस्टेंट एट ए फिक्स्ड पॉइंट मास, किस पे, फिक्स पॉइंट ऑफ मास के ऊपर, उसी मास के ऊपर वो रोटेट कर रहा है एक जगह, जैसे कोई बॉल है वो अपनी एक जगह घूम रही हो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ई रोटेशनल जो हाफ IW², आई क्या है, इनर्शिया, यानी वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड W एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग मॉलिक्यूल की। तो द क्वांटम मैकेनिकल के आधार पर अगर हम बात करें तो ई रोटेशनल इज टू J +1 h²/8π²I, तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे हैं, J इज 0 और पॉजिटिव इंटीग्रल कॉल्ड इज ए रोटेशनल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं इसको। तीसरा आता है वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल जैसे कोई चीज़ को हम, जैसे तार को हम वाइब्रेट करते हैं तो उसकी धुन हमें दूर तक आ जाती है, तो इसे वाइब्रेशन के आधार पे भी एटम और मॉलिक्यूल के अंदर क्या स्थिति होती है। द टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द ऑसिलेशन ऑफ एटम विच आर कंसिडर्ड हैज पॉइंट मास, यानी उसी जगह पे लेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन स्थिति हो, तो क्या होगा इसमें, दिस टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रीटेड एज ए क्वांटम मैकेनिकल, सो क्या करें, ई वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल एटम एंड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू hν V प्लस हाफ, hν एच तो कांस्टेंट था, न्यू क्या है, इधर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो गई, और V क्या है, 0 और पॉजिटिव मान, इंटीग्रल कॉल्ड इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V। तो द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो एक तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लो ये सेंटर से ये लीनियर मॉलिक्यूल है, CO2 ले लें, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, तो लीनियर मॉलिक्यूल की स्थिति क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। और एक मान लीजिए नॉन लीनियर हो, H2O, तो द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल सच है, जैसे NO2 ले लिया हमने, CH4 ले लिया, H2O ले लिया, R क्या हो गया, 3n-6 मान हो जाएगा इसका, बट देयर आर 3n-5 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड C2H2I3, ये सब क्या है, लीनियर, इसके लिए इसका मान जो आएगा 3n-5 आएगा, इसके लिए मान आएगा 3n-6 मान, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान इसमें चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है इसकी लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो द टाइप ऑफ द एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन while considering the nuclei of atom and fixed point. So the increase in the electronic energy of a molecule occur due to an increase in the kinetic energy. यहाँ पे साथ में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी साथ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें क्या आवश्यक पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पड़ेगी। एंड वेरियस विद द टाइप ऑफ molecule bond in which the electron exists. Further, the E vibration energy and E rotation energy of the molecule are called of the electronic energy. तो दोनों क्या कहें ना, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी को भी हम शामिल करते हुए जो एनर्जी में निकालेंगे उसको ऐड करते हुए वो क्या हो जाएगी, एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रूप में काम में आ जाएगी। थैंक यू।